बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर नाम के एक गांव में दो ऐसे आदमी रहते थे जिनकी चर्चा पूरे इलाके में होती थी। लेकिन उनकी पहचान मेहनती या समझदार लोगों में नहीं थी, बल्कि उनकी अजीब हरकतों और मूर्खताओं के कारण लोग उन्हें दूर दूर तक जानते थे। उनके नाम थे बंटू और लल्लन। बंटू इतना भोला था कि कोई भी मीठी बातों में उसे आसानी से फंसा लेता था, जबकि लल्लन खुद को बहुत बड़ा चालाक समझता था। लेकिन हर बार उसकी चालाकी उसी पर उल्टी पड़ जाती थी। दोनों बिना किसी काम धंधे के गांव में इधर उधर घूमते रहते, लोगों के घरों से खाने का जुगाड़ करते और फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर खाते। और उसके बाद शुरू हो जाती उनकी गप्पों की महफिल। बंटू अक्सर कहता, अगर वह चाहे तो एक दिन में बड़ा आदमी बन सकता है, और लल्लन तुरंत उसकी बात में और रंग भर देता कि वह तो उससे भी बड़ा सेठ बन जाएगा। इस तरह उनकी जिंदगी बिना किसी चिंता के गुजर रही थी। लेकिन एक दिन गांव के समझदार आदमी किशोरी लाल ने उन्हें रोककर डांटते हुए कहा, कब तक तुम दोनों ऐसे ही दूसरों के भरोसे जीते रहोगे? तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। यह बात दोनों के दिल को लग गई। उस रात दोनों को नींद नहीं आई और वे सोचने लगे, अब सच में कुछ करना चाहिए। अगले दिन जब वे दोनों मिले तो उन्होंने यह तय किया कि वे दोनों सेब का व्यापार करेंगे। फिर दोनों ने योजना बनाई कि वे 5-5 रुपए का इंतजाम करेंगे और 1 रुपए अलग रखेंगे। जब बंटू ने पूछा कि 1 रुपए अलग क्यों रखना है, तो लल्लन ने कहा, जब रास्ते में भूख लगेगी तो उस 1 रुपए से कुछ खरीद कर खा लेंगे। बंटू को यह बात सही लगी। अब दोनों पैसे जुटाने निकल पड़े। बंटू ने किसी तरह 5 रुपए का इंतजाम कर लिया। लल्लन ने पड़ोसी से उधार लेकर 5 रुपए जुटाए और अगले दिन लौटाने का वादा किया। जब दोनों के पास पैसे इकट्ठे हो गए तो वे बाजार पहुंचे और 9 रुपए के सेब खरीद लिए। 1 रुपए उन्होंने अलग रख लिया ताकि रास्ते में ज़रूरत पड़ने पर काम आए। सेबों की टोकरी लेकर दोनों बड़े खुश होकर शहर की ओर चल पड़े और रास्ते भर यही सोचते रहे, अब वे जल्द ही अमीर बन जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद लल्लन को भूख लगने लगी। उसने जेब से पैसे निकाले और बंटू से कहा, उसे कुछ सेब दे दे। बंटू ने तुरंत व्यापारी का रूप धारण कर लिया और गंभीर होकर बोला, यह व्यापार है, इसमें दोस्ती नहीं चलती। और उसने पैसे के बदले बहुत कम सेब दिए। ललन को यह बात अजीब लगी, लेकिन भूख के कारण वह चुपचाप सेब खाकर रह गया। थोड़ी देर बाद बंटू को भी भूख लगी तो उसने भी लल्लन से सेब मांगे। अब लल्लन ने भी वही बात दोहराई कि व्यापार में दोस्ती नहीं होती, और उसने भी बंटू को कम सेब दिए। इस तरह दोनों रास्ते भर एक दूसरे को पैसे देकर सेब खरीदते और खाते रहे। उन्हें लगता रहा कि उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और वे जल्द ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन जब वे शहर पहुंचे और उन्होंने टोकरी देखी तो वह पूरी तरह खाली थी। दोनों बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि सारे सेब बिक गए हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो पाया कि उनके पास सिर्फ 1 रुपया ही बचा है। यह देखकर दोनों चौंक गए और धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि उन्होंने सारे सेब खुद ही खा लिए और पैसे उन दोनों के पास घूमते रहे। यह सच्चाई समझ में आते ही दोनों का उत्साह खत्म हो गया। वे एक दूसरे को देखने लगे और फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। ना तो उनके पास सेब बचे थे और ना ही कोई फायदा हुआ था, बल्कि उधार का बोझ सिर पर आ गया था। इस तरह उनका पहला व्यापार पूरी तरह असफल हो गया। सेब वाले व्यापार की दुर्गति देखकर बंटू और लल्लन कुछ देर तक सिर पकड़कर बैठे रहे। काफी देर तक सोचने के बाद लल्लन को एक विचार आया। उसने कहा, उनके गांव में छगन तोते पकड़कर बेचता है और अच्छा पैसे कमाता है। अगर वे भी वही काम शुरू कर दें तो जल्द ही अमीर बन सकते हैं। बंटू को यह योजना बहुत पसंद आई और उसने तुरंत हामी भर दी।
दोनों ने तय किया कि वे छगन से उधार कर कुछ पिंजरे और तोते ले लेंगे, उन्हें शहर में बेचेंगे और मुनाफा अपने पास रखेंगे। अगले ही दिन दोनों छगन के पास पहुंचे। लल्लन ने मीठी बातों में उसे फंसा लिया और बोला, वे भी अब व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी मदद कर दी। छगन उनकी भोली सूरत देखकर मान गया और उन्हें 2 पिंजरे तोतों से भरे हुए उधार दे दिए। दोनों ने मन ही मन सोचा, अब तो किस्मत पलटने वाली है। पिंजरे उठाकर वे शहर की ओर निकल पड़े और रास्ते भर यही सोचते रहे कि अब वे सच में सेठ बन जाएंगे। शहर पहुंचकर आवाज लगाने शुरू की, तोते ले लो, बोलने वाले तोते, घर की रौनक बढ़ाने वाले तोते। उनकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा होने लगे। तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला, क्या यह तोते सच में उड़ सकते हैं? लल्लन ने सीना ठोक कर कहा, उनके तोते तो इतने तेज उड़ते हैं कि पकड़ में ही नहीं आते हैं। उस आदमी ने कहा, पहले तोता उड़ा कर दिखाओ, फिर खरीदने के बारे में सोचूंगा। यह सुनकर लल्लन को लगा कि ग्राहक को प्रभावित करना जरूरी है। उसने बिना सोचे समझे पिंजरा खोला और एक एक करके सारे तोते बाहर निकल गए। तोते जैसे ही आज़ाद हुए फुर्र से आसमान में उड़ गए और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। वो आदमी यह नज़ारा देखकर हंस पड़ा और बोला, अब वह क्या खरीदे जब सारे तोते उड़ ही गए हैं। यह कहकर वह वहाँ से चलता बना। बंटू और लल्लन कुछ पल तक स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर जब उन्हें पूरी बात समझ में आई तो दोनों के होश उड़ गए। बंटू ने घबराकर लल्लन से पूछा, अब क्या होगा? लल्लन भी सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, उसने तो सोचा था कि ग्राहक खुश होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही उड़ गया। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। बंटू कहने लगा, यह सब लल्लन की बेवकूफ़ी है, जबकि लल्लन कहने लगा, बंटू ने उसे रोका क्यों नहीं। कुछ देर झगड़ने के बाद दोनों शांत हुए और फिर से सोचने लगे, अब क्या किया जाए। उनके पास ना तो तोते बचे थे और ना ही पैसे, ऊपर से छगन का उधार उन पर लग गया। लल्लन ने भारी मन से कहा, लगता है किस्मत हमारे साथ नहीं है, पर हमें एक और कोशिश करनी चाहिए। फिर दोनों ने तय किया कि अब वे ऐसा काम करेंगे जिसमें मेहनत कम और कमाई ज़्यादा हो। यही सोचते सोचते दोनों शहर की गलियों में घूमते रहे। तभी उनकी नज़र एक ऐसे घर पर पड़ी जहां अंदर से कुछ बातें सुनाई दे रही थी। दोनों उस घर के पास जाकर खड़े हो गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। अंदर एक वैद्य अपनी पत्नी से कह रहा था, भाग्यवान, यह लो 100 रुपये, अलमारी में रख दो। आज मैंने एक खास दवाई जमाल गोटे से अच्छी कमाई की है, कल बाजार से और दवा लेकर आऊँगा। अलमारी में पैसे रखने के बाद उसकी पत्नी रसोई में चली गई। यह सुनते ही लल्लन के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने बंटू से कहा, बंटू, यही मौका है अमीर बनने का। बंटू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने हमेशा की तरह हामी भर दी। थोड़ी देर बाद जब वैद्य घर से बाहर गया तो लल्लन ने चारों ओर देखा और मौका पाकर चुपके से अंदर घुस गया। बंटू बाहर ही खड़ा रहा क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं पकड़े गए तो। अंदर जाकर लल्लन ने इधर उधर नजर दौड़ाई और अलमारी में रखे पैसे उठा लिए। उनकी जगह एक पर्ची रख दी जिस पर लिखा था, वह यह पैसे उधार ले रहा है और बाद में लौटा देगा। फिर वह तेजी से बाहर आ गया। लल्लन ने बाहर आकर बंटू को पैसे दिखाए और बोला, अब हमारा काम बन गया है। दोनों वहां से जल्दी जल्दी निकल गए और थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। लल्लन ने बंटू को अपनी योजना बताई, अब हम दोनों वैद्य बनेंगे क्योंकि लोगों को दवाई देना सबसे आसान काम है और उसमें खूब कमाई होती है। मैं शहर जाकर 20 जमाल गोटा ले आऊँगा, उसकी पुड़िया बनाकर लोगों को देते रहेंगे क्योंकि सारे रोग पेट से ही पैदा होते हैं। इतना तो मुझे भी पता है। फिर वे दोनों एक ऐसे गांव पहुंचे जहां कोई वैद्य नहीं था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक कमरा लिया और बाहर एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था, हर बीमारी का इलाज यहाँ किया जाता है। फिर लल्लन बाजार गया और वहाँ से जमाल गोटा खरीद लाया।
उसने उसे छोटी छोटी पुड़ियों में भर दिया। गांव के लोगों को जब यह बात पता चली कि नया वैद्य आया है तो वे उत्सुक होकर वहां पहुंचने लगे। पहले दिन ही कुछ मरीज उनके पास आए। लल्लन बड़े आत्मविश्वास से मरीजों की बातें सुनता और फिर बिना ज्यादा सोचे समझे उन्हें वही पुड़िया पकड़ा देता। बंटू भी गंभीर चेहरा बनाकर उसके साथ खड़ा रहता, जैसे वह भी बहुत बड़ा जानकार हो। जिन लोगों ने वह जमाल घोटा खाया उनका पेट साफ हो गया और उन्हें थोड़ा हल्का महसूस हुआ। इससे उन्हें लगा कि दवा सच में असरदार है और धीरे धीरे गांव में उनकी चर्चा फैलने लगी कि नया वैद्य बहुत अच्छा है और उसकी दवा से तुरंत आराम मिलता है। यह सुनकर और भी लोग उनके पास आने लगे। बंटू और लल्लन की कमाई बढ़ने लगी और वे खुद को बहुत बड़ा वैद्य समझने लगे। रात को जब दोनों बैठकर पैसे गिनते तो उनकी आंखें चमक उठती। लल्लन गर्व से कहता, मैंने कहा था ना कि दिमाग से काम लो, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बंटू भी खुशी से उसकी बात मान लेता। दोनों को लगने लगा कि अब उनकी ज़िंदगी बदल गई है और वे सच में अमीर बनने वाले हैं। बंटू और लल्लन को नकली वैद्य वाला धंधा अब खूब चल निकला था। गांव में उनकी ऐसी धाक जम गई थी कि लोग उन्हें बड़े सम्मान से बुलाते थे। असल में वे हर मरीज को जमाल गोटा की ही पुड़िया देते थे, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें सच में बड़ा वैद्य मानने लगे। इसी बीच एक दिन शहर में एक बहुत बड़े सेठ की हवेली से उन्हें बुलावा आया। उस सेठ का नाम था लालचंद और उसकी पत्नी कई दिनों से परेशान थी। जब सेठानी ने वैद्य के चमत्कारों के बारे में सुना तो उन्हें बुलवाने का फैसला किया। सेठ का नौकर बड़ी शान से घोड़ा गाड़ी लेकर आया और दोनों को साथ चलने के लिए कहा। शाही सवारी देखकर बंटू और लल्लन के होश उड़ गए। दोनों गाड़ी में बैठ गए और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली इतनी बड़ी और भव्य थी कि दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर पहुंचते ही सेठानी ने उन्हें बैठाया और अपनी परेशानी बताई। वह बोली, उसका पति हर समय अपनी धन दौलत में उलझा रहता है और उसकी कोई परवाह नहीं करता, जिससे वह बहुत दुखी रहती है। लल्लन ने गंभीर चेहरा बनाया और बोला, वह उसकी बीमारी समझ गया है और इसका इलाज भी उसके पास है। सेठानी ने कहा, अगर उसकी समस्या दूर हो गई तो वह उन्हें खूब इनाम देगी। बंटू अंदर ही अंदर डर रहा था, लेकिन बाहर से वह सर हिलाता रहा। थोड़ी देर बाद वे दोनों वहां से लौट आए। लल्लन ने जमाल गोटा की पुड़िया तैयार की और सेठानी के लिए भिजवा दी। पुड़िया खाते ही सेठानी को असर हुआ और उसे बार बार बाहर भागना पड़ा। वह परेशान तो हुई, लेकिन इसी कारण सेठ लालचंद बार बार उसके पास आने लगा और उसकी चिंता करने लगा। पहले जो पति उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, अब दिन में कई बार उसका हाल पूछने लगा। इससे सेठानी को लगा कि उसकी परेशानी सच में दूर हो रही है। कुछ ही दिनों में उसकी हालत सामान्य हो गई, लेकिन अब उसे अपने पति का पूरा ध्यान मिलने लगा था। वह बहुत खुश हुई और सोचा, यह सब वैद्य की दवा का असर है। उसने अपने नौकर को बुलाकर कहा, जाओ और वैद्य जी को इनाम देकर आओ। उधर बंटू और लल्लन दवा खाने में बैठे डर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब सेठ के आदमी आएंगे और उन्हें पकड़कर ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने असली बीमारी का इलाज तो किया ही नहीं था। दोनों बार बार दरवाजे की ओर देखते और सोचते कि अब क्या होगा। कुछ देर बाद सेठ का नौकर आया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जैसे ही नौकर ने अंदर आकर कहा, सेठानी ने उन्हें इनाम भेजा है और उनकी दवा से वह बहुत खुश है, तो दोनों की आंखें फटी रह गई। नौकर ने रुपयों की थैली उनके सामने रखी और चला गया। यह देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो डर अभी तक उनके दिल में बैठा था, वह अचानक खुशी में बदल गया। लल्लन ने हंसते हुए कहा, देखा उसका दिमाग कितना काम करता है। बंटू भी खुशी से झूम उठा और बोला, अब तो सच में हम बड़े वैद्य बन गए हैं। हमारी दवाई में कोई खास जादू है।
दोनों दिन रात मरीजों को वही पुड़िया देते और पैसे कमाते रहते। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सच तो यह था कि वे हर किसी को जमाल गोटा ही दे रहे थे, लेकिन लोगों को लगता था कि यह कोई चमत्कारी दवा है। एक दिन अचानक उनकी दवा खाने के सामने शाही सवारी आकर रुकी। जैसे ही बंटू ने देखा, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने घबरा कर लल्लन से कहा, अब तो पक्का हमारी पोल खुल गई है और राजा ने हमें सजा देने के लिए बुलाया है। लल्लन भी डर गया। राजा का दूत अंदर आया और बोला, महाराज ने उन्हें तुरंत बुलाया है। दोनों डरते डरते शाही सवारी में बैठ गए। जब वे राजमहल पहुंचे तो राजा ने उन्हें बड़े आदर से बैठाया। यह देखकर दोनों को थोड़ी हैरानी हुई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरा पड़ोसी राज्य मेरे राज्य पर हमला करने वाला है और उसके पास बहुत बड़ी सेना है, जबकि मेरी सेना काफ़ी छोटी है। मैंने तुम्हारे चमत्कारी इलाज के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेना को ऐसी दवा बना कर दो जिससे मेरे सैनिक ताकतवर हो जाएं और युद्ध जीत सकें। यह सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। बंटू तो वहीं कांपने लगा, लेकिन लल्लन बोला, महाराज चिंता ना करें, मैं ऐसी पुड़िया दूंगा जिसे खाने के बाद सैनिकों में अद्भुत ताकत आ जाएगी। राजा उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, अगर वे युद्ध जिता देंगे तो उन्हें ढेर सारा इनाम मिलेगा। राजमहल से लौटने के बाद दोनों बुरी तरह घबरा गए। बंटू बोला, अब तो हमारी जान आ गई समझो, क्योंकि अगर सैनिकों को कुछ भी हो गया तो राजा हमें छोड़ने वाला नहीं है। लल्लन भी परेशान था, लेकिन उसने कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। हम वही जमाल गोटा की पुड़िया सैनिकों को दे देंगे और उम्मीद करेंगे कि सब ठीक हो जाए। अगले दिन राजा का एक सैनिक पुड़िया लेने आया। लल्लन ने उसे सख्त हिदायत दी कि युद्ध शुरू होने से कुछ देर पहले ही सैनिकों को यह पुड़िया खिलाई जाए। सैनिक पुड़िया लेकर चला गया और दोनों अपनी किस्मत को कोसने लगे। उधर दूसरी ओर दुश्मन राजा को भी यह खबर मिल गई कि बंटू और लल्लन ने अपनी राजा की सेना को कोई खास दवा देने का वादा किया है। उसे लगा कि यह ज़रूर कोई ताकत बढ़ाने वाली दवा होगी। उसने तुरंत अपने दूत को भेजकर उनसे वही दवा मंगवाई। दूत ने उनसे बड़ी मात्रा में पुड़िया मांगी और बदले में भारी रकम देने का वादा किया। यह सुनकर लल्लन की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, जब मरना ही है तो क्यों ना उससे पहले खूब पैसा कमा लिया जाए। उसने दुश्मन राजा के दूत से मोटी रकम मांगी और बहुत सारी जमाल गोटा की पुड़ियाओं में देने का वादा किया। बंटू को यह सब सुनकर डर लग रहा था, लेकिन वह चुप रहा। रात भर मेहनत करके दोनों ने ढेर सारी पुड़ियाँ तैयार कर दी और अगले दिन दूत को सौंप दी। दूत उन्हें पैसे देकर चला गया। इतने सारे पैसे देखकर दोनों कुछ देर के लिए अपनी सारी चिंता भूल गए। उन्हें लगा कि अब तो वे सच में अमीर बन गए हैं। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। राजा के सैनिक ने जमाल गोटा की एक एक पुड़िया खाई, जिससे उनका पेट साफ हुआ और वे हल्का महसूस करने लगे, जिससे उनमें थोड़ी फुर्ती आ गई। वहीं दुश्मन राजा के सैनिकों ने ज़्यादा मात्रा में जमाल गोटा खा लिया, जिससे उनकी हालत खराब हो गई और वे युद्ध के मैदान से भागने लगे। इस तरह राजा की छोटी सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया। युद्ध खत्म होने के बाद राजा बहुत खुश हुआ। उसने बंटू और लल्लन को दरबार में बुलाकर उनकी खूब प्रशंसा की। उसने उन्हें ढेर सारा इनाम दिया और उनकी वाहवाही की। दोनों को यह समझ ही नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया, लेकिन वे चुपचाप मुस्कुराते रहे। अब दोनों के पास बहुत सारा पैसा था और उन्हें लगने लगा था कि उनकी किस्मत सच में बदल गई है और वे बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। दोनों के मन में यह ख्याल आया कि अब उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब वे गांव लौटकर आराम की ज़िंदगी जिएंगे और पुराने उधार भी चुका देंगे। अगले दिन दोनों अपने सामान और पैसों को समेटकर गांव लौटने की तैयारी करने लगे। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी फिर से शाही सवारी आकर उनके दवा खाने के सामने रुकी। यह देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। बंटू ने घबरा कर कहा, ज़रूर कोई नई मुसीबत आने वाली है। राजा का दूत अंदर आया और बोला,
महाराज ने तुम दोनों को तुरंत दरबार में बुलाया है। दोनों समझ गए कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। डरते डरते वे फिर से महल पहुंचे। इस बार राजा का चेहरा गंभीर था। उसने बताया कि उसके खजाने पर एक खतरनाक डाकू ने हमला कर दिया है और सारा खजाना लूट लिया है। राजा ने सख्त आवाज में कहा, वे 4 दिन के भीतर उस डाकू को खजाने सहित पकड़कर उनके सामने पेश करें, वरना उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। यह सुनते ही दोनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे डाकू को कैसे ढूंढेंगे। वे ना तो सिपाही थे और ना ही कोई जासूस। दोनों डरते डरते वापस लौट आए और दवाखाने में बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगे। बंटू बोला, अब तो हमारी जान बचना मुश्किल है। लल्लन भी चुप हो गया, क्योंकि इस बार उसके पास कोई चालाकी भरा उपाय नहीं था। 4 दिन की समय सीमा सुनकर उन्होंने मिट्टी के 4 गोले बनाए और हर दिन एक गोला तोड़ने का फैसला किया, ताकि उन्हें याद रहे कि कितने दिन बचे हैं। वे दिन रात यही सोचते रहे थे, अब क्या होगा। डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई थी। उधर वही डाकू जिसने खजाना लूटा था, उसे खबर मिली कि राजा ने 2 बड़े पहुंचे हुए वैद्य को उसे पकड़ने की जिम्मेदारी दी है। डाकू को लगा यह जरूर बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, जिन्होंने दुश्मन की फौज के छुड़ा दिए थे। उसने अपने एक आदमी को भेजा कि जाकर पता करे कि वे दोनों क्या कर रहे हैं। डाकू का आदमी दवाखाने के पास पहुंचा और खिड़की के पास खड़ा होकर अंदर झांकने लगा। उसी समय बंटू एक मिट्टी का गोला हाथ में लेकर बोला, देख लल्लन, एक तो आ गया और थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगा। तब दूसरा आएगा और इस तरह चारों आ जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। बाहर खड़े आदमी ने जब यह सुना, उसने सोचा, यह तो सच में बहुत बचाव हुआ है। तभी तो इसने अंदर बैठे ही जान लिया कि मैं बाहर खड़ा हूँ। वो घबरा कर सरदार के पास गया और सारी बात बता दी। डाकू यह सुनकर बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि यह दोनों बहुत खतरनाक लोग हैं और उसे पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। डर के मारे उसने फैसला किया कि वह खुद ही खजाना लेकर उनके पास जाएगा और उनसे माफ़ी मांग लेगा। रात होते ही डाकू अपने साथियों के साथ सारा खजाना लेकर उनके दवाखाने की ओर चल पड़ा। लेकिन उसी समय राजा के सैनिक भी वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्हें शक था कि डाकू उसी इलाके में छुपा हुआ है। जैसे ही डाकू वहां पहुंचा, सैनिकों ने उसे घेर लिया और पकड़ लिया। पूरा खजाना भी वापस मिल गया। जब सैनिकों ने यह सब देखा तो उन्हें लगा कि यह सब बंटू और लल्लन की योजना का ही हिस्सा था। वे दोनों पास गए और उनकी खूब तारीफ की। अगले दिन इनाम लेने के लिए उन्हें फिर से दरबार में बुलाया गया। उन्होंने सोचा कि जितना मिल गया वही बहुत है। अब अगर और लालच किया तो कहीं फिर से मुसीबत ना आ जाए। रात को ही दोनों अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे यही सोचते रहे कि कैसा किस्मत ने हर बार उन्हें बचा लिया। गांव पहुंचकर उन्होंने अपने पुराने कर्ज चुकाए और आराम से रहने लगे। अब वे पहले की तरह गप्पे तो मारते थे, लेकिन थोड़ा संभल कर। इस तरह बंटू और लल्लन की मूर्खताओं भरी जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। हालांकि उन्होंने कितना सीखा यह तो वही जानते थे, लेकिन एक बात जरूर थी, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी रही और इसी वजह से वे हर बार मुसीबत से बचते बचाते आखिरकार अपने घर लौट आए और आराम की जिंदगी जीने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।